A little surprise. What is it? A mango, Your Majesty. It's off. Sir Henry, this mango is off. महारानी विक्टोरिया और अब्दुल के विवादित रिश्ते की कहानी। आखिर क्यों पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने वाली महारानी एक मामूली से भारतीय नौकर पर अपना दिल हार बैठी? क्या थी महारानी विक्टोरिया और अब्दुल के विवादित रिश्ते की कहानी? क्यों राजघराना इनके रिश्ते को नाजायज कहता था? और क्यों महारानी विक्टोरिया अब्दुल को अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं करती थी? तारीख थी 22 जून 1887। बंकिंगहम पैलेस लोगों की भीड़ से भरा हुआ था। मौका था महारानी विक्टोरिया के शासन की गोल्डन जुबली का, क्योंकि महारानी विक्टोरिया के शासन को 50 साल पूरे हो चुके थे। महल में मौजूद सभी लोगों की नजरें दरवाजे पर थीं। तभी काले लिबास में लिपटी छोटे कद वाली महारानी विक्टोरिया और अंदर प्रवेश करती हैं। सभी उन्हें सलाम करते हैं, जिनमें से एक भारत से गया एक युवक था। इन दोनों की यही पहली मुलाकात थी। युवक का नाम था हाफिज मोहम्मद अब्दुल करीम। अब्दुल को कुछ ही महीनों के लिए बंकिंगहम पैलेस भेज दिया गया, लेकिन देखते ही देखते वो महारानी विक्टोरिया का हमराज, उर्दू सिखाने वाला उस्ताद और सलाहकार के साथ साथ वो शख्स बन गया जिसकी महारानी विक्टोरिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब्दुल का जन्म झांसी के निकट ललितपुर में 1863 को हुआ था। उस समय भारत की भाग दौड़ अंग्रेजों के हाथ में थी, लेकिन अब्दुल ने मध्य प्रदेश के एक राजा के यहाँ नौकरी करनी शुरू कर दी। हालांकि 1880 में उसने राजा की नौकरी छोड़ दी और आगरा चला गया। यहाँ पहुंचकर अब्दुल ने सेंट्रल जेल में नौकरी करनी शुरू की। ये वो वक्त था जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं बल्कि महारानी विक्टोरिया का राज चलता था। कहने को तो महारानी विक्टोरिया की जिंदगी शानो शौकत से भरी हुई थी, लेकिन इनका बचपन काफी अंधेरे में गुजरा। जब इनकी उम्र सिर्फ 1 साल भी नहीं हुई थी, तब इनके माता पिता का देहांत हो गया। विक्टोरिया के लालन पालन की पूरी जिम्मेदारी उनकी मां पर थी। उन्होंने विक्टोरिया को कठोर अनुशासन के बीच वाला पालन पोषण दिया। उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। खाने से लेकर सोने तक के सख्त नियम थे। बेहद तन्हाई और अनुशासन की मजबूत चारदीवारी के बीचों बीच महारानी विक्टोरिया का बचपन बीता, जिसके 20 जून 1836 को 18 साल की उम्र में ब्रिटेन की महारानी के रूप में उनकी ताजपोशी भी हुई। भारत पर शासन करने से पहले महारानी विक्टोरिया करीब 39 सालों तक ब्रिटेन और आयरलैंड पर अपनी सत्ता जमा चुकी थी और भारत पर हुकूमत चलाने के करीब 1 दशक के बाद ही महारानी विक्टोरिया की ताजपोशी का 50वां वर्ष मनाया गया। क्योंकि वो ब्रिटिश भारत की महारानी थी, इसलिए उन्होंने भारत की चुनिंदा रियासतों के राजाओं को दावत का संदेशा भेजा। लेकिन दिक्कत ये थी कि महारानी को अंग्रेजी के सिवा दूसरी कोई भी भाषा नहीं आती थी। इसलिए भारत में मौजूद अंग्रेजों ने ऐसे राजाओं को तलाशा जिन्हें कीमती पोशाक और गहने पहनने का शौक हो और वो अंग्रेजी भी जानते हो। करीब आधा दर्जन राजाओं को बंकिंगहम पैलेस आने का निमंत्रण दिया गया। जब भारतीय राजा बंकिंगहम पैलेस गए तो भारतीय नौकरों की भी जरूरत पड़ी। ऐसे में महारानी विक्टोरिया ने सबसे पहले जॉन विलियम टेलर को याद किया, जहां उन्हें एक खत भेजकर बताया गया कि वो भारत से 2 नौकर भी लेकर आए ताकि भारत के राजाओं से बातचीत करने में उन्हें दिक्कत ना हो। तभी जॉन विलियम टेलर ने सेंट्रल जेल में कार्यरत 2 युवकों को इस काम के लिए चुना, जिनमें से एक था मोहम्मद बख्श और दूसरा था अब्दुल करीम। असल में महारानी विक्टोरिया ने अपनी तार में यह भी कहा था कि ऐसे युवकों का चयन किया जाएगा जो दिखने में अच्छे हों, उनमें कपड़े पहनने का सलीका हो। किसी भी अरे गहरे युवक को बंकिंगहम पैलेस में नहीं लाना है, क्योंकि ये युवक हर समय महारानी के साथ रहने वाले हैं, इसलिए उनमें लहजा होना बहुत जरूरी था। महारानी की मांग के अनुसार ही विलियम टेलर ने इन दोनों युवकों को चुना और फिर 17 जून को दोनों युवकों को विंस्टन किले में लाया गया। दोनों युवक इस बात से बड़े खुश थे कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं था, क्योंकि अब उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस महारानी को देखने के लिए पूरी दुनिया तावली होती थी, उनके हाथों को चूमने के लिए बड़े बड़े लोग बेकरार रहते थे। उसी महारानी की खिदमत में ये दोनों पहुंचने वाले थे। 20 जून 1887 को अब्दुल और मोहम्मद बख्श सज धज कर बंकिंगहम पैलेस पहुंच गए। जब वहां पर महारानी विक्टोरिया आई तो उन्होंने इस सबसे मुलाकात की और इसी मुलाकात के सिलसिले में दिन बीत गया। फिर बारी आती है रात के खाने की। भारतीय राजाओं के साथ महारानी विक्टोरिया भी डिनर करने बैठी। विक्टोरिया के आते ही अब्दुल और बख्श ने उनके पैर चूम लिए और यहाँ पर पहली बार महारानी विक्टोरिया और अब्दुल की नजरें मिली। दोनों के बीच एक अनजान रिश्ते की शुरुआत हो गई। कुछ दिन बाद मोहम्मद बख्श वापस भारत लौट आया, लेकिन चंद महीनों के लिए महारानी की खिदमत करने के लिए आया। अब्दुल देखते देखते विक्टोरिया के सबसे करीब पहुंच गया। वो परछाई की तरह उनके साथ रहता और उन्हें हिंदुस्तानी और उर्दू भाषा सिखाता, उनमें बातें करता, उनका दिल बहलाता, उन्हें नई नई चीजों के बारे में बताता। बदले में विक्टोरिया भी अब्दुल को अंग्रेजी सिखाया करती। अब्दुल भारत के संबंध में महारानी विक्टोरिया को महत्वपूर्ण मशवरे देने लगा, जिसे देखकर पूरा शाही खानदान हैरान था, क्योंकि एक खिदमत करने वाला नौकर दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखने वाली महारानी को मशवरा दे रहा था। लेकिन महारानी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सभी के सामने खुलकर अब्दुल से सवाल जवाब करती थी। अब्दुल की समझ और काबिलियत को देखकर बाद में महारानी ने उन्हें भारतीय मामलों का सचिव बना दिया।
और भारत के मामले में भी कोई निर्णय लेने से पहले अब्दुल के विचार जरूर लिए जाते थे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महारानी विक्टोरिया के लिए अब्दुल कितना ज्यादा जरूरी हो गया था। महारानी अब्दुल से इतना ज्यादा प्रभावित थी कि उसे उर्दू सिखाने के लिए कहा। अब्दुल करीम रानी की नोटबुक में उर्दू की एक लाइन लिखते हैं, उसके बाद उसका अंग्रेजी अनुवाद करते हैं और फिर उर्दू के वाक्य को रोमन में लिखते थे। महारानी विक्टोरिया उसे हूबहू अपनी नोटबुक में उतार लिया करती थी। कहते हैं कि महारानी वास्तव में उर्दू सीखना चाहती थी और करीम उनके टीचर बन गए और उन्होंने पूरे 13 सालों तक महारानी को उर्दू सिखाई। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि महारानी उर्दू पढ़ना और लिखना दोनों जानती थी और महारानी को इस बात पर बहुत ही गर्व था। वैसे ये बात तो कहनी पड़ेगी कि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में महारानी विक्टोरिया ने एक नई भाषा सीखने की हिम्मत दिखाई और उसमें कामयाबी हासिल की। चाहे वो यात्रा कर रही हो, छुट्टियां मना रही हो, वो उर्दू के लेसन्स लेना कभी नहीं भूलती थी। हर रात वो कुछ समय उर्दू का अभ्यास करती थी। अब्दुल करीम और महारानी विक्टोरिया की दोस्ती का एक और परिणाम ये हुआ कि इंग्लैंड में पहले से लोकप्रिय भारतीय व्यंजन चिकन करी और ज्यादा लोकप्रिय हो गई। करीम के लिए रानी के लिए चिकन करी, दाल और पुलाव बनाए। इसके अलावा करीम ने महारानी के मन में भारत के प्रति एक खास तरह की छवि बनानी शुरू कर दी। देखा जाए तो विक्टोरिया भारत की महारानी थी, लेकिन उन्हें कभी भी भारत जाने का मौका नहीं मिला था क्योंकि अधिक उम्र होने की वजह से वो समुद्री यात्रा नहीं कर सकती थी। पर महारानी विक्टोरिया हमेशा भारत के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहती थी। वो चाहती थी कि उन्हें बताया जाए कि भारत की सड़कों पर क्या हो रहा है। करीम ने उनकी इच्छा पूरी की। उसने भारत की आत्मा को उन तक पहुंचाया। अब्दुल करीम ने उन्हें भारत की गर्मी, धूल, त्योहारों, यहाँ तक कि यहाँ के राजनीति के बारे में बताया। यानी कि करीम ने महारानी विक्टोरिया को भारत के हर रंग से अवगत कराया। महारानी विक्टोरिया के साथ अब्दुल करीम की नजदीकियां इस हद तक बढ़ गईं कि वो उनके साथ साई की तरह रहने लगा। कहा जाता है कि जब एक बार अब्दुल करीम की तबीयत खराब हो गई तो महारानी विक्टोरिया सभी नियम कानूनों को तोड़कर उसे देखने के लिए खुद उसके घर गई। रानी को अब्दुल से इतना ज्यादा लगाव था कि उन्होंने उसे आगरा में 300 एकड़ की जागीर दिलवा दी और अपने तीनों राजमहल में उसे अलग अलग घर दिलवाए। यहाँ तक कि अब्दुल करीम को अपने सीने पर पदक लगाकर चलने और तलवार रखने की इजाजत दी गई। महारानी ने आगरा में हकीम का काम करने वाले करीम के पिता को पेंशन दिलवाने का भी आदेश दिया था। महारानी अब्दुल पर वाकई में पूरी तरह से मर मिटने को तैयार थी, पर वो कहते हैं ना कि ज्यादा मीठे में कीड़े लगने लगते हैं, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। महारानी का अब्दुल के प्रति प्यार देखकर हर कोई अब्दुल के खिलाफ हो गया। उन्होंने उनके खिलाफ महारानी कान भरने शुरू कर दिए। हालात यहाँ तक पहुंच गए कि पूरे राजमहल में अब्दुल के खिलाफ हड़ताल करने की धमकी दे डाली गई। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि अगर अब्दुल को महारानी अपने साथ यूरोप दौरे पर ले जाएंगी तो सभी लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। जब रानी को राजमहल के लोगों का ये विरोध पता चला तो उन्होंने गुस्से में अपनी मेज पर रखी हर एक चीज जमीन पर फेंक दी और बाद में किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया और रानी अब्दुल को अपने साथ यूरोप ले गई। अब्दुल करीम को जिस तरह से अहमियत दी जा रही थी उसे लेकर काफी जलन का माहौल पैदा हो गया। लोगों को ये बात खटक रही थी कि एक साधारण नौकर के लिए महारानी के दिल में इतनी खास जगह क्यों है। कहा तो ये भी जाता है कि रानी अब्दुल से प्यार करने लगी थी और उसके साथ वक्त बिताना चाहती थी। ये चीज राजघराने को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तभी तो जैसे ही रानी का देहांत हुआ अब्दुल का सफाया कर दिया गया और उसे राजमहल से निकाल दिया गया। 23 जनवरी 1901 को जब रानी विक्टोरिया ने अपनी अंतिम सांस ली तो उनके शरीर के अंतिम दर्शन के लिए उनके बेटे और उनका उत्तराधिकारी एडवर्ड और उनकी पत्नी रानी अलेक्जेंड्रा के साथ साथ परिवार और दरबार में मौजूद सभी लोगों को बुलाया गया, जिसमें एक अब्दुल करीम भी था, क्योंकि राजा एडवर्ड ने खुद अब्दुल करीम को इस बात की इजाजत दी थी। लेकिन महारानी के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों के अंदर ही अब्दुल करीम पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा। उनके घर पर छापा मारा गया। उनसे कहा गया कि वो हर उस पत्र को राजा के हवाले कर दें जो रानी ने उनको लिखे। उन सभी पत्रों को अब्दुल करीम ने और कहूं कि उसके सामने ही जला दिया गया। इस तरह से महारानी विक्टोरिया और अब्दुल की कहानी का अंत हो गया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।